हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। मैं मनोज कुमार आज आप लोगों के साथ में चर्चा करने जा रहा हूं मध्यकालीन भारत का इतिहास, और उसमें आज हम चर्चा करेंगे बलवन के बारे में। हालांकि बलवन और पिछली क्लास के बीच में थोड़ा सा लंबा गैप हो गया। एक तो दिवाली का पूरा सप्ताह निकल गया, और उसके बाद जब वेदर चेंज हुआ तो कहीं ना कहीं गले की समस्या भी हो गई, और इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को मेरी क्लास का इंतजार थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा। इसके लिए थोड़ा सा आप माफ़ी चाहेंगे, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ये क्लासेस आपकी लगातार बनी रहें और चलती रहें। तो चलिए फिर इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और दिवाली जैसा फेस्टिवल से बाहर निकल करके अब अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है बलवन को लेकर के। हम मध्यकालीन इतिहास यानी कि दिल्ली सल्तनत में अच्छे तरीके से हम जानते हैं कि बलवन एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित एक शासक है, और बलवन के बारे में पढ़ने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं जिस एंगल पर, जिस तरीके से मैं बात करना चाहूँगा, वो तरीका है कि क्या बलवन एक न्यायप्रिय शासक था या तानाशाह शासक था। अगर हम पढ़ें तो उसके ये दोनों पहलू हमें दिखाई देते हैं। एक तरफ तो वो तानाशाह दिखाई देता है, और दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं न्यायप्रिय शासक भी दिखाई देता है। चर्चा करेंगे कैसे और किस तरीके से है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम उसके सभी चीजों को समझ भी पाएंगे, जान भी पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, और इसमें हम पहले समझने की कोशिश करेंगे उसके कार्य क्या क्या किए थे उसने, फिर उसका राजत्व सिद्धांत को समझेंगे, और फिर उसकी इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि वो तानाशाह है या न्यायप्रिय शासक है, क्योंकि उसके कार्यों के माध्यम से ही तो पता चलेगा। उसी का तो इवैल्यूएशन हम लोग करेंगे। क्यों भाई, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वही एक कंसेप्ट है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि स्टडी IQ ने अपने दिवाली एक्सटेंडेड सेल को आगे कंटिन्यू किया हुआ था। दिवाली पर आप सभी लोगों को बहुत अच्छे डिस्काउंट पर कई सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल कराए थे, और आपने उन्हें मेरा कोड लगा करके कई सारे बच्चों ने बैच को परचेज किया। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग मुझे अभी भी पसंद कर रहे हैं, जबकि मैं उस समय क्लास भी नहीं ले रहा था, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। दूसरा, इसी चीज को स्टडी IQ ने अभी आप लोगों को 31 अक्टूबर तक, दिसंबर क्यों, 31 अक्टूबर तक इस सेल को आगे बढ़ा दिया है। तो अभी आप चाहें तो फास्ट ट्रैक कोर्स जो कि 2026 के लिए है, जिसमें डबल क्लासेस के माध्यम से जल्दी आप लोगों को कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है। जल्दी मतलब टॉपिक सारे रहेंगे, बस क्लास डबल होंगे, क्योंकि समय अपना कम है। तो उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो MK लाइव कोड के माध्यम से 7,500 रुपए में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिन लोगों ने अभी 2026 के लिए टारगेट किया हुआ है उनके लिए। ठीक है, एग्जाम देना चाहते हैं, तैयारी ज़्यादा प्रॉपर हो नहीं पाई है उनके लिए। बाकी जो 2027 2028 के लिए तैयारी कर रहे हैं या 2029 के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज के बैच में आप उसमें ज्वाइन करेंगे तो MK लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा 50% से ज़्यादा। तो जल्दी कीजिए, इस बैच का फायदा उठाइए और इसको ज्वाइन करके कर सकते हैं। और इतिहास वैकल्पिक विषय, इसको भी मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। 31 अक्टूबर तक मेरे अंडर गाइडेंस में रह करके आप 300 प्लस नंबर ऑप्शनल सब्जेक्ट इतिहास में आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको 31 अक्टूबर तक ये फैसिलिटी अवेलेबल है। फटाफट कीजिए, क्योंकि अब लास्ट डे है, तो आप समझ ही सकते हैं। क्लियर है? ध्यान रखना, आज अंतिम दिन है इसी वजह से। तो जल्दी कीजिए इस बैच को। नया बैच अभी स्टार्ट किया है, तो आप कर सकते हैं। चलिए, बाकी कोई भी डाउट हो, किसी तरह की समस्या हो, तो आप मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा मेल ID और टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर है, और ये टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह का नोटिफिकेशन, किसी तरह की इंफॉर्मेशन, किसी तरह के डाउट को लेकर के। अब हम बात करते हैं आपके बलवन के बारे में। बलवन का शासनकाल जो हम कहें तो हम देखेंगे तो 1266 से लेकर के
86 के आसपास इसमें रहा था। ये गलत है, यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक मिस्टेक हो गई है, जिसको आप देख सकते हैं। बलवन का शासन काल जो है, खैर ईयर से ज़्यादा मतलब नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। 1266 में अपने दामाद नासरुद्दीन महमूद को हटा करके इसने अपना शासन शुरू किया था और अच्छी खासी उम्र पर शासन शुरू किया था। इसका वास्तविक नाम है उलूग खां उर्फ गयासुद्दीन बलवन, गुलाम वंश का ही है। 1266 से लेकर के 1287 तक इसका टाइम पीरियड था। यह बेसिकली देखा जाए तो इल्तुतमिश का दामाद था और इल्तुतमिश ने एक जो समूह बनाया था तुर्कानी चहलगानी, उसका एक सदस्य भी था। 40 गुलाम प्रमुख सरदारों का में से एक ये था और बाद में जाकर के ये नायब ममालिकात या नायब सुल्तान ये बना था, खासकर नासरुद्दीन महमूद के समय में। नायब का मतलब है कि सुल्तान के बाद यही प्रमुख है। नायब का मतलब है कि सुल्तान नाम मात्र का है और वास्तविक शक्तियां नायब के हाथ में है। तो नासरुद्दीन महमूद के समय में यह नायब बना हुआ था। नायब ममालिकात भी कहते हैं, नायब सुल्तान भी कहते हैं, ठीक है। और इसको एक उपाधि इसने जो ली थी वो थी जिल्ले इलाही, ठीक है, ईश्वर की छाया। खैर ये तो मोटी मोटी बातें हैं। बात आती है कि आखिर इसने क्या क्या कार्य किए थे, किस तरीके से कार्य किए थे, क्या क्या चीजें थी। तो देखिए, एक चीज तो यह ध्यान से समझिएगा कि नंबर एक, पहली चीज कि इसने सत्ता को सामान्य तरीके से नहीं लिया था, बल्कि सत्ता का अपहरण किया था, का अपहरण किया। यानी कि शासक की हत्या करके, शासक की हत्या करके उस पर कब्जा किया। पहली चीज तो ये थी। इसको लग रहा था शासक कमजोर है और मैं अच्छा कर सकता हूं, तो इसने ये काम किया। जबकि उस वंश में यह परंपरा चली आ रही थी कि इल्तुतमिश के वंश के ही लोग शासक बनेंगे, ठीक है। एक चीज तो ये थी। दूसरा जो काम किया था वो ये था कि इसने राज्य को मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए। राज्य की मजबूती को लेकर के, मजबूती के लिए पहला प्रयास किया इसने, सेना का विभाग बनाया। यानी कि पहली बार प्रॉपर तरीके से एक व्यवस्थित सेना का निर्माण किया और विभाग बनाया। आरिज, दीवाने आरिज, दीवाने आरिज का गठन किया। आरिज यानी कि पहली बार, इससे पहले सेना तो थी लेकिन डिपार्टमेंट नहीं था, बाकायदा व्यवस्थित नहीं थी, संगठित सेना नहीं थी। इसने बाकायदा संगठित सेना का निर्माण किया। तीसरा जो प्रमुख कार्य किया राज्य की इसी के मजबूती के लिए, दूसरा प्रमुख कार्य था दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में, के आसपास के क्षेत्रों में जो भी ठग थे, ठग या डकैत, उनका सफाया किया, उनका सफाया किया था उसने कि भाई इनको साफ किया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। ये किया। इसके अलावा इसने और चीजें जो की थी, वो तीसरा चीज थी, इसने आपके सिक्कों में भी परिवर्तन किया, में भी परिवर्तन किया, और इसने सोने का सिक्का चलाया, सोने का सिक्के का प्रचलन किया। जो आपका जीतल टंका था उसी को इसने सोने का भी चलाने की कोशिश की। और छोड़ दीजिए तो इसके अलावा इसने एक और हम काम कह सकते हैं जो इसने अपने समय पर किया था, और वो ये काम था कि इसने जो आपके कहा जाए तो जो पारसी लोग हैं, पारसी, ठीक है ना, उन परंपराओं को अपनाया, पारसी परंपराओं को, जैसे सिजदा है, पैबोस है, इस तरह की जो परंपरा है इसका उसने पालन किया, उनको अपने यहां रखा,
उन लोगों को जगह दी, सारी चीजें की। यानी कि कुल मिलाकर के इसने एक अच्छा कार्य करने की कोशिश की थी। बेशक इसने कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम कह सकते हैं कि उसने सत्ता का अपहरण किया, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण जो काम था वो था इसका राजत्व सिद्धांत। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य, राजत्व सिद्धांत इसने अपना प्रस्तुत किया था। यह समझ लीजिएगा, पहला शासक जिसने राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया हो, वो भी दिल्ली सल्तनत में, जिसने अपना राजत्व चलाने का, शासक बनने का औचित्य प्रस्तुत किया हो। और वो सब ये क्यों किया? देखिए, क्या क्या किया था वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। सबसे पहले तो राजत्व सिद्धांत इसने क्यों किया, ध्यान रखिएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि उसने इसलिए प्रस्तुत किया कि वह अपने आप को, स्वयं को कुलीन वर्ग से उसने जोड़ना चाहता था, क्योंकि यह था तो गुलाम, लेकिन इसके माध्यम से यह कहना चाहता था कि मैं तो देखिए आफरासियाब का वंशज हूं, मैं कुलीन वर्ग का हूं, मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूं। इसके माध्यम से यह बताना चाहता था। दूसरा, इसके माध्यम से वो एक चीज और भी चाहता था। दरबारी जो षड्यंत्र हैं, षड्यंत्र या जो अधिकारी हैं जो किसी की बात नहीं मान रहे थे, उन पर नियंत्रण लगाना चाहता था, जिससे कि उसकी बात को माना जा सके। दरबारी गतिविधियों पर कंट्रोल करना, क्योंकि इससे पहले सब अपनी अपनी मर्जी से काम करने लगे थे, क्योंकि शासक कमजोर थे। तो ये कंडीशन ये थी कि जो शासन है, शासन यानी कि जो ताज है, उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहता था। प्रतिष्ठा बनाना, सब लोग इसका सम्मान करें, ऐसे ही ना हो कोई भी, ये सारी चीजें उसकी हों। ठीक है। और इसके अलावा एक चीज और भी वो कर चाहता है, इसके अतिरिक्त, कि शासन और ताज की प्रतिष्ठा बनाना, और शासन, जो शासक है, शासक के सम्मान को बनाए रखना, बनाना, सम्मान बनाना। जनता को काम और चाहता है कि न्यायप्रियता, शासक की जो न्यायप्रियता है उसको बढ़ावा देना, कि शासक जनता के बीच में न्यायप्रिय होना चाहिए, जनता को न्याय देने वाला होना चाहिए, ऐसा ही ना हो किसी भी तरीके का। ठीक है ना। साथ के साथ इसके माध्यम से वो एक चीज और चाहता है कि जो विद्रोही हैं या अक्षम लोग हैं, विद्रोही हैं, अक्षम हैं, ठीक है ना, उन सबको समाप्त करना चाहता था, कि भाई इनको समाप्त किया जाए, इनको हटाया जाए, इन सबको। यानी कुल मिलाकर के अपने पद के महत्व को बनाए रखना, ठीक है ना, सारी चीजें करना, शासक की और शासन की इज्जत को बनाना, लोगों में सम्मान को खड़ा करना, ठीक है, दरबारी षड्यंत्रों पर प्रतिबंध लगाना, गतिविधियों को रोकना, सारी चीजें। यह सब उसका उद्देश्य कुल मिलाकर के था राजत्व सिद्धांत का। क्योंकि इसने जो कंसेप्ट अपनाया था कि वो ये था कि राजत्व के माध्यम से वह राज्य का विस्तार नहीं, बल्कि उसको सुदृढ़ करना चाहता था। राज्य का विस्तार नहीं, बल्कि उसको सुदृढ़ करना चाहता था, इसलिए कि जो है उसको बेहतर तरीके से किया जाए।
ये सारी चीजें थी। और इसके लिए उसने इस सिद्धांत के तहत, अब उसके सिद्धांत में क्या क्या चीजें हैं वो आप देख सकते हैं। इस सिद्धांत के तहत उसने 3 प्रमुख सिद्धांतों पर बल दिया। 3 सिद्धांत इसमें रखे। नंबर 1, पहला सिद्धांत है इसका शासन का अर्धदैवीय स्वरूप। शासन का अर्धदैवीय स्वरूप, यानी कि पूरी तरह से देवत्व नहीं, लेकिन देवत्व से कम भी नहीं। दूसरा उसने रखा निरंकुशता का सिद्धांत, कि शासक निरंकुश होना चाहिए, निरंकुशता का सिद्धांत। और तीसरा उसने रखा शासन का न्यायप्रियता का सिद्धांत, यानी कि निष्पक्ष न्याय का सिद्धांत। ये 3 बातें उसने अपने राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत कही थी। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर इन सब का मतलब क्या है। देखिए, इसके तहत सबसे पहले बलवन ने जब अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया तो अर्धदैवीय स्वरूप के तहत उसने कहा कि जो शासक है, जो राजा है, वो न्यावते खुदाई है। शासक क्या है? न्यावते खुदाई, न्यामते खुदाई। यानी कि न्यामते खुदाई का मतलब है ईश्वर का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड। ठीक है ना। और जो उसका शासन है, जो राजत्व है, वो आपका क्या है? जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही, ईश्वर का प्रकाश है। यानी कि मैं जो हूं कोई साधारण आदमी नहीं हूं, बल्कि मुझे ईश्वर ने चुना है, क्योंकि उस पर ईश्वर ने अपना प्रकाश डाला था और मेरे अंदर वही प्रकाश है, यानी कि राजत्व का। और मुझे चुना है, मुझे ईश्वर ने चुना है। इसका मतलब है मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, खुदा का प्रतिनिधि हूं। इसका मतलब आई एम नॉट अ कॉमन मैन, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं, बल्कि ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। इसीलिए मेरी आज्ञा का पालन करना राजा या शासक या आम आदमी की आज्ञा के पालन करने के बराबर नहीं है, बल्कि मेरी आज्ञा का पालन करने का मतलब है खुदा की या ईश्वर की आज्ञा पालन करने के बराबर है। और यदि आप मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते तो इसका मतलब आप राजा की या सुल्तान की या बादशाह की अवज्ञा नहीं कर रहे, बल्कि खुदा की अवज्ञा कर रहे हो। और खुदा की मेरी आज्ञा मतलब ईश्वर की आज्ञा, मेरी अवज्ञा मतलब ईश्वर की अवज्ञा। तो मेरी तो एक बार को मानी जा सकती है, लेकिन ईश्वर की अवज्ञा अगर आपने की तो ध्यान रखना यह अपराध नहीं है, बल्कि पाप है। और इस्लाम में खुदा की बातों का पालन न करना, उसको न मानना, जानते ही हो पाप का दंड क्या है? मृत्यु। यानी कि इतना टेरर उसने बना के रखा इस सिद्धांत के माध्यम से। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मेरी बात का सभी लोग पालन करें। इसलिए उसने ईश्वर से अपनी अवधारणा को जोड़ा। यानी कि इस प्रकार उसने धर्म की भावना के आधार पर शासन की सत्ता को मजबूत किया। धर्म के आधार पर कि मैं मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि, मेरी बात मतलब ईश्वर की बात, मेरी बात ना मानना इसका मतलब ईश्वर की बात ना मानना। और इस्लाम में इसे हम समझ ही सकते हो कि क्या कहा जा सकता है? ईश निंदा और मृत्युदंड। दूसरा निरंकुशता का सिद्धांत, यह ध्यान रखिएगा। अब चूंकि जो शासक है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए ध्यान रखना शासक जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। आई एम नॉट द रेस्पॉन्सिबल टू द कॉमन मैन और पब्लिक। तो चूंकि ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। और जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, इसका मतलब है जनता के नियंत्रण में नहीं है। इसका मतलब वह जनता के
नियंत्रण में नहीं हो सकता, नहीं है। क्लियर? तो जनता के नियंत्रण में नहीं होगा। इसका मतलब है कि मुझे ना तो अमीर नियंत्रित कर सकते हैं ना उलेमा नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, इसीलिए। ठीक है ना? इसका मतलब है मैं निरंकुश हूं, मेरे ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं है सिवाय खुदा के। बस इस आधार पर उसने अपने समय के सभी अमीर और उलेमाओं पर अपना कंट्रोल कर लिया। और तीसरा था उसका सिद्धांत, निष्पक्ष न्याय का सिद्धांत। उसने कहा कि शासक निष्पक्ष न्याय पर आधारित कार्य करना चाहिए। यानी कि एक अच्छा शासक अत्याचारी और निरंकुश शासक के बीच एक अंतर को रखता है और वह निष्पक्ष न्याय पर बल देता है, जिससे वह कमजोरों की रक्षा कर सके। चाहे भाई अमीर हो या उलेमा, आम आदमी हो या कोई भी, न्याय सबके लिए बराबर है। यानी कि निष्पक्ष न्याय मतलब समान न्याय, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं, चाहे कोई भी हो, अमीर हो या उलेमा, कोई भी हो, सब इसके अधीन होने चाहिए। अपराधी कोई भी हो, चाहे मेरे परिवार का ही व्यक्ति क्यों ना हो, सगा संबंधी ही क्यों ना हो, उसको दंड मिलना चाहिए, क्योंकि राजत्व का अपना कोई सगा संबंधी नहीं होता। राजत्व और उसका न्याय सबके लिए एक जैसा है। राजत्व और उसका न्याय सभी के लिए एक जैसा है। और इसके माध्यम से उसने हर व्यक्ति को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की। हर व्यक्ति को, कि अगर किसी ने भी किसी के प्रति कोई भी गलत कार्य किया तो समझ लेना कि उसे उसी प्रकार का दंड मिलेगा जैसे दूसरों को मिलता है, कुल मिलाकर के। और इस तरीके से उसने अपने सिद्धांत के माध्यम से खुदा, स्वयं को और प्रजा को, तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। और बीच के जितने भी अध्यस्त मध्यस्थ हैं उन सबको हटा दिया। सीधे डायरेक्ट या तो प्रजा है या शासक है या फिर खुदा है। बस ये सारी चीजें उसने की। यह था उसका राजत्व सिद्धांत का कंसेप्ट। यानी कि इस सिद्धांत के माध्यम से उसने अपने समय के अमीर उलेमा जो उसका विरोध कर सकते थे उन सब पर कंट्रोल किया। क्योंकि देखिए, आम जनता तो कुछ करेगी नहीं, डेफिनेट सी बात है कि आम जनता कुछ भी नहीं करेगी। यह कर सकता है। तो जो कर सकते थे, जो उसका विरोध कर सकते थे, अमीर उलेमा, उनको कंट्रोल कर लिया इस सिद्धांत के माध्यम से। और इसीलिए यह क्वेश्चन बनता है कि उसकी योग्यता और कार्य मैंने आपको बताई दी है, उसने सभी कार्य किए। और इस सिद्धांत को लागू करने के लिए उसने, ध्यान रखिएगा, अनेक कार्य किए थे इस सिद्धांत को लागू करने के लिए। नंबर 1, देखिए, पहले तो प्रजा से दूरी बनाई, क्योंकि भाई मैं कोई आम आदमी नहीं हूं, इसलिए ध्यान रखिएगा। दूसरा, उसने क्या किया, अपने आप को शाही वंशज घोषित किया, शाही वंशज बताया अपने आप को कि मैं अफरासियाब का वंशज हूं। ठीक है ना? तीसरा, उसने गंभीर व्यक्तिगत जीवन जीने का प्रयास किया। व्यक्तिगत जीवन, शासक का जीवन आम आदमी का जीवन नहीं हो सकता, गंभीर व्यवसाय होता है। इसलिए सामान्य स्तर पर वह न शराब पी सकता, न रंगरेलियां मना सकता, न दरबार में कोई भी इधर उधर की बातें कर सकता। वेशभूषा से लेकर हर एक चीज तक बिल्कुल गंभीर होनी चाहिए, क्योंकि कोई सामान्य कर्म नहीं है। ठीक है ना? इसलिए जब वो घर से बाहर निकलता है, दरबार से बाहर निकलता है, तो बड़ा नंगी तलवार लेकर के लोग उसके सामने चलते हैं, कोई उस पर हंसे नहीं। दरबार में उसने सारा प्रतिबंध लगा दिए, सारी चीजें कर दी गई। ठीक है ना? कोई हंसी मजाक नहीं करेगा, उल्टी सीधी ड्रेस पहन करके नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। सब कुछ बिल्कुल वेल सेटल्ड, वेल मेंटेन्ड उसने सिस्टम बनाने की कोशिश की। ठीक है? साहब समझ लीजिएगा, गंभीर व्यवसाय गतिविधियों को इसने शुरू किया। और इसने चौथा काम किया, वैभवशाली दरबार। क्योंकि मैं शासक ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, तो दरबार भी कैसा होना चाहिए? वैभवशाली दरबार का गठन किया।
ये रहा कुल मिलाकर के, ठीक है ना। और साथ के साथ उसने एक चीज और भी दी, और वो था उसकी कुलीनता का सिद्धांत। कुलीनता पर बल, यानी कि रक्त की शुद्धता पर बल। बोले कि जो अशुद्ध रक्त के होते हैं उन्हें ईश्वर अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकता, ना चुनता है। बोले कि मैं रक्त की शुद्धता पर विश्वास करता हूं तुर्की कुलीन वर्ग पर। बोले कि निम्न वर्ग को देखता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं, हाथ मेरे तलवार पर चला जाता है, या कोई कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, वो इन सब चीजों पर विश्वास करता है। तो ये सब काम उसने किए थे, और इसी के आधार पर उसने अपने समय की सारी चीजों को, शासन को साम्राज्य विस्तार के बजाय सुदृढ़ता पर बल देने की कोशिश की। उसने गुप्तचर प्रणाली लागू की, सैन्य व्यवस्था मजबूत की, और एक तरीके से देखा जाए तो उसने अलाउद्दीन खिलजी के लिए अपना आधार तैयार किया। ठीक है ना। कुल मिलाकर के ये सारी चीजें हुई थी, ये रहे। और अब हम इसके अगर बात करें तो ये न्यायप्रिय है या तानाशाह। तो अपने निष्पक्ष न्याय के अनुसार यह न्यायप्रिय सही दिखता है, सही दिखता है, क्योंकि इसने कई निर्णय उसने आम जनता के लिए लिए थे। आम जनता के लिए अमीरों को दंड दिया था। एक अमीर ने, जो उसके यहां खानसामा है, जो खाना बनाता है, सारी चीजें करता है, उससे थोड़ी सी नमक वगैरह ज्यादा हो जाने पर, सारी चीजों को हो जाने पर, उसने अपने खाना बनाने वाले को बड़ा बुरी तरह पीटा, को बेचारे की मृत्यु हो गई। उसकी शिकायत बलवंत तक आई, और उसने क्या किया, बलवंत ने उसको चौराहे पर खड़ा करके, उसको हाथ पैर बांध करके उसकी खाल उतरवाई जिंदा, अपने अमीर की, और खाल उतरवा करके अंदर के पूरे मांस को उसने टुकड़ों में कटवाया, वहीं पर पकवाया, और पकवा करके उसी के परिवार के लोगों को खिलाया। ये इतना कठोर उसने दंड दिया। आम जनता को तो दंड मिल गया, लेकिन इसने, सोचिएगा, जो दंड दिया, दंड बहुत भयानक था, भयानक और कठोर थे। कठोर दंड, बहुत भयानक और कठोर। सोचिए कौन करता है यार, इंसान का मांस काट करके उसी के परिवार को खाने के लिए मजबूर करना। वो इसलिए कि बाकी कोई दूसरा इस तरह का काम ना करे। इसी तरह से एक और अमीर है, उसने जो काम किया था, उसने अपने नौकर को कोड़ों से पीटा, गलती हो जाने पर उसके बेचारे कोड़ों से पीट करके उसको भोजन पानी भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, उसकी मृत्यु हो गई। शिकायत इस तक आई तो उसने अपने अमीर को, जो बड़ा अधिकारी है, उसके परिवार को तब तक कोड़ों से पीटने का आदेश दिया जब तक कि यह मर ना जाए। ठीक है। उसी तरीके से अपने एक अधिकारी को बंगाल का विद्रोह दबाने के लिए भेजा, वो बेचारा असफल हो गया, तो उसको बुलाया कि तुम वापस दिल्ली आ जाओ, और जाकर के दिल्ली के गेट पर बाहर ही उसको इंतजार करने के लिए कहा कि हम वहीं आ रहे हैं। सोचिए, उस व्यक्ति को वहीं पर उसने कटवाया, और कटवा करके उसका सर अपने गेट पर बाहर ऊपर लटकवा दिया, मेन गेट पर दिल्ली के बाहर लटकवा दिया। बोले कि मेरे यहां असफल लोगों की जरूरत नहीं है। बोले तुम जिंदा क्यों आए, तुम्हारी वजह से कितने सारे लोग तुम्हारी सेना में मारे गए और तुम फिर भी असफल हो गए, तो तुम क्यों जिंदा हो, तुम्हारी सेना मारी गई, तुम क्यों जिंदा हो, तुम भी मरो। तो इस तरीके से उसने ये सब काम किए। लेकिन ध्यान रखना, ये दंड और ये सारी जो चीजें हैं, इसका एक मूल उद्देश्य था, मूल उद्देश्य, और मूल उद्देश्य था चालीसा दल की समाप्ति करना। चालीसा दल की समाप्ति करना, यह था इसका उद्देश्य। यानी कि जिस तरह से चालीसा दल में से, तुर्काले चहलगानी में से यह खुद निकल करके आया और सत्ता पर कब्जा कर लिया, उसी तरीके से बलबन नहीं चाहता था कि गुलाम सरदारों में से फिर कोई ऐसा निकल करके आए जो मेरे बाद मेरे वंशजों को हटा करके सत्ता ग्रहण करे। इसलिए चालीसा दल की समाप्ति ही कर दी उसने।
यानी कि उसका एक उद्देश्य था इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने का। लेकिन आम जनता के लिए न्यायप्रिय दिखाई देता है, लेकिन टेरर भी है, तानाशाह भी है, जो किसी की बात नहीं मानता। तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से ना तो न्यायप्रिय है, ना पूरी तरह तानाशाह, बल्कि दोनों का मिश्रण है। वो दोनों का मिश्रण आम जनता के सामने निकलता तो नंगी तलवार है। आम जनता इसके सामने हंस भी नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, चुपचाप। यानी कि उनकी स्वतंत्रता भी छीनी हुई है काफी हद तक। और अमीर आदमी जो अमीर हैं, उलेमा हैं, उनसे भी सभी अधिकार छीन लिए गए हैं। ये सब तानाशाह के काम होते। उसने आदेश दे दिया, सबको पालन करना है, और जैसे कहा है उसी तरीके से पालन करना है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसमें जो एक चीज में जो आपको बताना चाह रहा था, यहां पर जो पारसी लिखा हुआ है, ये बेसिकली पारसी नहीं बल्कि मंगोल हैं। मंगोल परंपरा, पारसी मतलब ईरानी लोग, तो यहां पर मंगोल परंपरा का कंसेप्ट था। ठीक है ना, ध्यान रखा। मंगोलों को बसाया भी था, उसने जगह भी दी थी, अपने पास रुकने के लिए सारी चीजें भी की थी, और उसको रोकने का प्रयास भी किया था। तो ये कुल मिलाकर के ये सारी चीजें थी। अब यहां पर उसके क्वेश्चन देख सकते हैं। चलगानी परिषद की इसने समाप्ति की, सुल्तान के लिए सिजदा पैबस की प्रथा शुरू की, धर्म गुरुओं को राजनीति से अलग रखा, राजस्व प्रशासन में सुधार हेतु दीवान की स्थापना की। सही उत्तर 1 और 2, 2 और 4, 1, 2, 3 और सभी। बताइए। तो इसका सही आंसर है 1, 2, 3। चहलगानी की समाप्ति की, इसमें कोई शक नहीं है। सिजदा पैबोस शुरू किया, यह भी बिल्कुल सही है। धर्म गुरुओं को राजनीति से अलग किया, यह भी सही है। लेकिन दीवान की व्यवस्था इसने नहीं की, बल्कि इसने सेना के लिए आरिज विभाग बनाया, दीवाने आरिज, सेना के लिए, ना कि राजस्व के लिए। यह सब नहीं किया। मुख्य परीक्षा के लिए क्वेश्चन बन सकता है, बलवन का शासन शक्ति, अनुशासन और राजसत्ता की प्रतिष्ठा का युग था। 250 शब्दों में लिखिए। अब आराम से आप लिख सकते हैं इसको कुल मिलाकर के। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। ध्यान रखिएगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो मुझे यहां पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, और ये ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।